हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके ही प्यारे चैनल नर्सिंग एक जुनून पर एक बार फिर से। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपकमिंग काफ़ी सारी वैकेंसीज़ की जो एडवर्टाइजमेंट है और फॉर्म फिलअप होना वो भी शुरू हो चुका है। जैसे कि आरएमएल की वैकेंसी है, पीजीआई की वैकेंसी है, जिपमर की वैकेंसी है, शिलोंग का एग्ज़ाम होने वाला है, डीएसएसबी की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, साथ ही साथ ईएसआईसी और अपकमिंग जो नॉर्सेट है। तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम अभी होने हैं। एग्ज़ाम की जैसे बौछारें आ रही है, तो आपको चाहिए कि बहुत ही अच्छा स्टडी करें और ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करें जिससे कि आपको सिलेक्शन जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों, स्टडी तो दो प्रकार की होती है। एक तो एक नॉर्मल स्टडी होती है, दूसरी जो होती है वो स्मार्ट स्टडी होती है कि कैसे हम कम चीज़ों को पढ़कर जल्दी से जल्दी कम समय में सिलेक्शन ले लें। तो दोस्तों, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं आज आप लोग के लिए कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी क्लास यहाँ पे आपके लिए डाल रहा हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों तक शेयर करना, लाइक करना और कंटिन्यू पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आपको डील करने जा रहा हूं, वो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बॉडी फ्लूइड और आईवी थेरेपी। क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम पे पूछा जाता है, अक्सर पूछा ही जाता है। तो मैं बता दूं कि आज हम देखेंगे बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, ठीक है। दूसरा हम लोग साथ ही साथ देखेंगे फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में, और आखिर में जाते जाते हम देखेंगे आईवी थेरेपी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। ठीक है, फंडामेंटल का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है क्या, आईवी थेरेपी। तो आईवी थेरेपी को पढ़ने के लिए हमको चाहिए कि हम सबसे पहले अपने बॉडी के नेचर को, हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड्स हैं उसके बारे में सबसे पहले हम जान लें, उसके बाद ही हम आईवी फ्लूइड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमको बॉडी की फ्लूइड्स, अपने ही शरीर के अंदर जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है उनके बारे में जानना जरूरी है। और क्योंकि उससे 8 से 10 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि एग्जाम पे अक्सर पूछे जाते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक मैं काफी सारे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो कि इसमें बनेंगे और एग्जाम पे वो अक्सर आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन है कि सबसे पहले हम देखते हैं, है ना, कि देखते हैं एक टर्म है, व्हाट इज लीन मसल मास। ये लीन मसल मास क्या है? लीन मसल मास क्या चीज है? ठीक है, लीन मसल मास। सर, ये लीन मसल मास क्या है? ये टर्म है जो कि कई बार एग्जाम पे आया हुआ है, क्या, लीन मसल मास। तो ये लीन मसल मास क्या चीज है, इसके बारे में हम जानेंगे। देखते हैं, मैंने कहा कि लीन मसल मास, जिसको मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में LMM लिख दे रहा हूं, इसे ही हम लोग बोलते हैं फैट फ्री मास। क्या कहते हैं? फैट फ्री मास। यहां पे मैं लिख देता हूं फैट फ्री मास। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, लीन मसल मास अगर आपको पूछा जाए तो ज्यादातर जगह आपको बहुत आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मैं बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझा दूंगा। इसके बाद हम बॉडी फ्लूइड्स की ओर बढ़ जाएंगे और उसके बाद हम आईवी थेरेपी की ओर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, इसी ही हम लोग बोलते हैं लीन मास। ठीक है, इसे ही हम लोग बोलते हैं लीन मास के नाम से जानते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं लीन बॉडी मास। देखो भाई, नाम अलग अलग दे रहा है, यहां पे बोल रहे हैं नाम अलग अलग। जैसे मैंने इसे कहा कि क्या कहा, लीन मसल मास, लीन मसल मास कहा। इसे ही हमने यहां पे कहा लीन मास। ठीक है, और यहां पे मैंने यहां कहा लीन बॉडी मास। तो देखो, 4 नाम है, 1 2 3 4, बट ये चारों हैं एक ही। ठीक है, एक ही है, चारों एक ही चीजों का नाम है जो कि मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरीथिंग एक्सेप्ट फैट इन बॉडी। ध्यान देना मेरी बातों को, है ना। ठीक है, ये चारों नाम में घबराना नहीं है। चाहे लीन मसल मास पूछे, चाहे फैट फ्री मास बोले, चाहे लीन मास बोले या लीन बॉडी मास बोले, ये जो चारों चीजें हैं वो है एक ही। कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे एग्जामिनर किसी भी नाम से पूछे, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि चारों चीजें जो है वो सेम है। तो क्या है सर, एक्चुअली ये बताओ आपकी ये है क्या? तो क्या है, एवरीथिंग एक्सेप्ट फैट इन बॉडी। हमारे बॉडी का वो सब कुछ केवल फैट को छोड़कर, एक्सेप्ट मतलब होता है उसे छोड़कर, या अपवाद हम जिसको हिंदी में कहते हैं, या इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, फैट।
मतलब हमारी बॉडी में जो फैट है, जो चर्बी है, उस चर्बी को छोड़ने के बाद जितना कुछ पार्ट बचता है उसे हम लोग लीन बॉडी मास या लीन मास या फैट फ्री मास या लीन मसल मास के नाम से जानते हैं। देखो यहाँ पे और स्पेसिफाई कर दिया है फैट फ्री मास, फैट फ्री मास है ना, मतलब हमारे शरीर की केवल चर्बी वाले पार्ट को हटा के जितना पार्ट बच रहा है वो हमारा लीन बॉडी मास कहलाता है। अगर मेरे बॉडी का जो वेट है वो है, मानता हूं मैं 100 kg है एग्जांपल के लिए, और उसमें 20% जो क्या है फैट है, तो इस फैट को निकाल के जितना बचेगा वो हमारा लीन बॉडी मास होगा, मतलब 80 kg है ना। टोटल बॉडी वेट है 80 किलो, हो सकता है एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ लिया है कि 20 किलो जो क्या है 20 किलो फैट है, और 20 किलो फैट को बाहर निकालने के बाद कितना बचा 80 kg, और ये जो 80 kg है वही हमारा लीन बॉडी मास या लीन मसल मास या लीन मास या फैट फ्री मास कहलाता है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को लीन मसल मास ये जो टॉपिक है ये जरूर समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटाता हूं। मुझे उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि ये बहुत ही इजी चीजें हैं, बहुत ही सरल चीज है और ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसी मेरी आशा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसी को आगे ध्यान में रखते हुए एक दूसरा चीज इसी से जुड़ा हुआ चीज है, मैं इसको पहले मिटा देता हूं। ठीक है, इसी से जो जुड़ा हुआ चीज है दोस्तों वो मैं कहता हूं मसल्स मास। ठीक है, मसल्स मास, या इससे ही हम लोग स्केलेटल मसल मास के नाम से जानते हैं। इसको मैंने लिखा है मसल मास, यहां पे लिखा है मसल मास, या बोला है स्केलेटल मसल मास। ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, चाहे उसको मैं मसल्स मास बोलूं या स्केलेटल मसल मास बोलूं। ठीक है, पहले मैंने कहीं पे मसल्स मास नहीं बोला है, लीन मास बोला है, लेकिन ये दूसरा चीज है। ये क्या है, मसल मास की मैं बात कर रहा हूं, या बोल रहा हूं स्केलेटल मसल मास की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो दोस्तों ये क्या होता है, जो लीन मसल मास होता है, ठीक है, उसमें से वाटर वाला पार्ट हटा देते हैं। ठीक है, पानी को हटा देते हैं। जो लीन मसल मास जो मैंने अभी बताया उसमें पानी वाला पार्ट को बाहर निकाल देंगे, और उसके बाद जो बचेगा उसे हम लोग लीन मास या स्केलेटल मसल मास के नाम से जानते हैं। इसमें क्या हटा देना है हमको, वाटर को हटा देना है। ठीक है, किससे, लीन मसल मास जो हम इसके पहले देख रहे थे उससे। ठीक है, तो ये भी चीज आपको समझ आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे आ गया है वाटर। अब जो सारा खेल चालू होगा वो होगा वाटर से, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं क्या, बॉडी फ्लूइड्स के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। और बॉडी फ्लूइड्स कहने का मतलब है कि वाटर, पानी के बारे में आपको बताने वाला हूं कि हमारे बॉडी में कितना पानी मौजूद है, कहां-कहां पे मौजूद है, कितना परसेंट मौजूद है, और उसमें जो पाए जाने वाले मेजर जो एनायन है, कैटायन है, वो क्या है, तो उसके बारे में मैं आगे आप सभी को यहां पे बताऊंगा। बढ़ते हैं आगे, वाटर। अब बात आ गई है बॉडी फ्लूइड्स के ऊपर, जो कि मैंने यहां ऊपर लिखा भी है, बॉडी फ्लूइड्स मतलब बॉडी वाटर की बात हो रही है। जैसे कि आप सभी को पता है कि पूरे अर्थ में, हमारे इस पृथ्वी पे लगभग, ठीक है, अर्थ में कितना परसेंट वाटर है, अर्थ में तो वो है लगभग 71% क्या है, वाटर है। अर्थ में कितना वाटर है भाई, कितना वाटर है, 71% वाटर है। ये हम 5वीं की कक्षा से पढ़ते आए हैं। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, जनरल नॉलेज में अभी भी आ सकता है, क्योंकि जीके का पार्ट्स आपके DSSB में, ESIC पे, ठीक है, और जो भी एग्जाम है उस पर थोड़ा बहुत पार्ट जीके, रीजनिंग, मैथ्स, एप्टीट्यूड इत्यादि का होता है। तो इसको हमको याद रखना है। अर्थ में टोटल है 71% क्या, वाटर। लेकिन ह्यूमन बॉडी में कितना है, क्योंकि खेल सारा यहीं से चालू होगा भाई। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी में कितना है, तो 60% वाटर है। कितना है, 60% वाटर होता है। जो एक नॉर्मल ह्यूमन बींग है, ठीक है, एवरेज ह्यूमन बींग में 60% जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। शरीर में 60% वाटर होता है। दुनिया में, पृथ्वी में 71% पानी है, और हमारे शरीर के अंदर 60% पानी है। इस 60 को मैं बार बार इसलिए फोकस कर रहा हूं कि इस 60 के ऊपर ही आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इस चीज को नोट कर लो आप लोग। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मैंने कहा कि 60% क्या होता है, वाटर होता है। अगर मैं एवरेज ह्यूमन बीइंग के वेट की बात करूं तो एक मैं वेट एवरेज ले लेता हूं 70 किलो। एक नॉर्मल इंसान का जो वजन है वो मैं यहां पे ले रहा हूं 70 किलो। ठीक है, ध्यान देना, मैं यहां पे ले रहा हूं कितना, 70 kg मैं ले रहा हूं। ठीक है, उसको मैं अगर देखता हूं, ठीक है, तो इसको मैं पार्ट में बांटता हूं। मैंने क्या कहा कि 70 किलो, 70 किलो जो इंसान है उसमें मैंने बोला क्या 60% क्या होगा, 60% पानी होगा। अभी बताया हूं, ठीक है सर, 60% बोले थे, कितना 60% होगा बोले थे। ठीक है, तो बाकी 40% क्या, तो जो मैंने
मसल्स मास बताया था पानी को छोड़कर, या इसमें जो फैट वाला जो पार्ट बताया था, तो वो कुल मिला के रहेगा 40%। ठीक है, तो उनको तो हटा देते हैं हम। 70 किलो का जो इंसान है उसमें मैंने कहा कि 60% पानी है, तो 60% पानी है तो मैं पानी वाले भाग की ही चर्चा करूंगा, क्योंकि इनके बारे में जो बेसिक चीज है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैंने आप सभी को बता ही दिया है। मसल मास और फैट जो होता है 40% पार्ट चले गया, 60% की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसको 70 kg, इसको ऑब्लिक में लीटर भी लिख लिया है ना। हालांकि इंसान का शरीर को हम तो लीटर में नहीं, किलोग्राम पे ही वेट करते हैं, लेकिन जो लीटर और किलोग्राम है यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो वैल्यू है लगभग बराबर होता है, ये पढ़ने के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कि लगभग बराबर होता है। किलो और लीटर आप बोलेंगे तो लगभग बराबर है। ठीक है, तो 70 किलो में बोला कि 60% जो क्या है, 60% होता है क्या है, टीबीए। टीबीए, ठीक है सर, तो टीबीए क्या चीज है, तो मैं बोल रहा हूं टोटल बॉडी, टीबीडब्ल्यू, सॉरी यहां पे कर लेना टीबीडब्ल्यू, टोटल बॉडी वाटर। ठीक है, टोटल बॉडी वाटर कितना है, टीबीडब्ल्यू की मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, टोटल बॉडी वाटर है ना, हमारे शरीर के अंदर कितना है, 60% है बोला। तो अगर हम 70 किलो इंसान का 60% निकाले, परसेंट, सेंट मतलब होता है 100, तो कितना लीटर आएगा हम आगे देखते हैं। ठीक है, 70 किलो का आदमी है, उसका हम 60% निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 60 लिखे और नीचे लिख दिए 100, क्योंकि परसेंट निकाल रहे हैं, सेंट मतलब 100, तो 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और 7 × 6 हुआ तो 42 लीटर। ठीक है, हालांकि मैंने बताया था यहाँ पे मैं केजी में बताया था, है ना। ठीक है, तो मैंने बोला था कि पढ़ना है क्योंकि बॉडी फ्लूइड है, और फ्लूइड को तो हम लीटर पे ही पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे आ गया 42 लीटर, मतलब एक 70 किलो का जो व्यक्ति है उसका जो वाटर कितना लीटर होगा, 60% होगा, तो 60% में कितना लीटर होगा, तो भाई 42 लीटर होगा। तो ये परसेंट निकालना भी आप सीख गए होंगे कि परसेंट किस प्रकार से निकाला जाता है। तो मैंने कहा कितना 60% होता है, यहां मैं बताया, ठीक है, क्या टोटल बॉडी वाटर कितना बताया, 42 लीटर, है ना, 42 लीटर आ गया यहाँ पे, है ना। कितना परसेंट बोला था भाई, 60% बोला था, 60% के हिसाब से क्या आ गया, 42 लीटर यहाँ पे टोटल बॉडी वाटर यहाँ पे आ गया है। बढ़ते हैं, टोटल बॉडी वाटर फिर आगे भी तो कुछ भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलार फ्लूइड, इंट्रासेलुलार फ्लूइड, इंट्रासेलुलार फ्लूइड बोल रहे हैं, ध्यान देना बच्चों। इंट्रासेलुलार फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलार फ्लूइड, आप जैसे ही नर्सिंग में एडमिशन लिए ना, सबसे पहले तो यही जाने, कुछ नहीं जाने सो नहीं जाने, लेकिन आपको यह जरूर पता चल गया कि इंट्रासेलुलार क्या है और एक्स्ट्रा सेलुलार फ्लूइड क्या है। लेकिन अभी भी मैं बता दूं, बहुतों को एक्स्ट्रा सेलुलार फ्लूइड नहीं पता है अच्छे से, तो मैं अच्छे से बता दूंगा बहुत ही कम शब्दों में। ठीक है, तो एक तो मैंने बताया इंट्रासेलुलार फ्लूइड और दूसरा मैंने क्या बताया, एक्स्ट्रा सेलुलार फ्लूइड। तो यहां लिख देता हूं एक्स्ट्रा सेलुलार फ्लूइड। ठीक है, दोनों लिख लिया। तो ज्यादातर स्टूडेंट को इंट्रासेलुलार तो पता है, सर क्या, चलो यहां पे समझना थोड़ा सा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ सेल बनाए हैं, यहां पे मैंने कुछ सेल्स बना दिए हैं। तो सबको पता है कि सेल के जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट है वो क्या होता है, इंट्रासेलुलार है। क्या है, इंट्रासेलुलार है, ये मैंने बना दिया इंट्रा। इसके सेल के अंदर जो भी फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, इंट्रासेलुलार। तो ठीक है, इंट्रासेलुलार को क्या बोलते हैं, इनसाइड द सेल, है ना, फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। चलो लिख दिया मैं, इनसाइड द सेल। इंट्रासेलुलर फ्लूइड क्या है, इनसाइड द सेल, ये वाला जो है। ठीक है, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलार। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलार, तो सर ये क्या चीज है, तो भाई ये दो जो सेल है उसके बीच, इन सेलों के बीच में क्या है, फ्लूइड मौजूद है। अरे है कि नहीं, ठीक है, क्या है, फ्लूइड मौजूद है यहाँ पे। ठीक है, बहुत सारे फ्लूइड है। तो इन दोनों सेल के बीच के जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल, ये जो स्पेस है, ठीक है, यहां से यहां जो स्पेस है, ये खाली सेल के बाहर का जो स्पेस है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इसमें जो फ्लूइड मौजूद है उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो यहां पे मैंने चले गया क्या, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। ठीक, प्लस अभी एक्स्ट्रा सेलुलर खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, इन स्पेस के बीच में वेसल्स भी तो जाते हैं। अरे ब्लड वेसल्स भी तो जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स भी यहाँ पे हैं, अर्थात वो कैपिलरीज भी हो सकते हैं, तो ब्लड इसमें भी तो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो जो ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, या इंट्रावस्कुलर हम बोल सकते हैं। ठीक है, इंट्रावस्कुलर, ठीक है, वस्कुलर, है ना, इंट्रावस्कुलर। तो जो तो इन
कैपिलरीज में ब्लड बह रहा है या जो भी फ्लूइड है वो, प्लस जो इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड मौजूद है, इन दोनों को मिलाकर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहलाता है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, और यहां पे देखो बीच में प्लस का निशान लगाया है। इसका ये मतलब है कि ये दोनों ही क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। इंट्रासेलुलर तो बिल्कुल क्लियर है कि सेल के अंदर है वही बस इंट्रासेलुलर है, लेकिन जो सेल के बाहर है जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है प्लस इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है, इन दोनों को कंबाइन हम मिला के बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये तो सभी को समझ आ ही गया होगा। जिन स्टूडेंट को एक्स्ट्रा सेलुलर में कंफ्यूजन था वो भी क्लियर हो ही गया होगा। बढ़ते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। इसी में एक इंपॉर्टेंट चीज जो पूछता है वो मैं आपको बता देता हूं कि अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड तो सबको पता चल गया, इनसाइड द सेल अभी मैंने बताया है। सर कितना होता है, तो देखो टोटल बॉडी वाटर का कितना होता है, 2/3 होता है, 2/3 होता है, ध्यान देना 2/3 होता है। कितना होता है, 2/3 होता है। तो 2/3 का मतलब क्या, ये 42 है। 2/3 मतलब इस 42 लीटर को 3 हिस्सों में हमको बांटना है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में बांटना है। कहां पे बांट दूं, चलो यहीं पे बांट देता हूं, यहीं पे दिखा रहा हूं। 14 कितना आ गया, टोटल करोगे 42 लीटर। तो यहां पे क्या बोल रहा है, 2/3 बोल रहा है, मतलब इस 42 लीटर टोटल बॉडी वाटर है, 42 लीटर को हमने 3 भागों में बांटा, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो 3 भाग का 2 भाग है बोल रहा है, मतलब 2 भाग है तो 14 और 14 कितना हो गया, अरे 28 हो गया। कितना हो गया, 28। ठीक है, तो यहाँ पे 28 लीटर क्या होता है, 42 लीटर में टोटल जो 42 लीटर है उसमें जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड का जो अमाउंट होता है वो होता है 28 लीटर। ठीक है, तो दोनों ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आईएमपी है। ठीक है, कितना अगर पार्ट में पूछता है तो 2/3 पार्ट बोलना। ठीक है, अगर लीटर में पूछता है तो बोलना कि 28 लीटर। ठीक है, टोटल बॉडी वाटर में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो कितना प्रेजेंट होता है, 2/3 बोले तो 2/3 ऑप्शन में 28 लीटर है। अगर लीटर में पूछा है तो आपको 28 लीटर पे जानना है। अगर इसको परसेंटेज में बोलता है तो लगभग 66%। किसका, टोटल बॉडी वाटर का, टोटल बॉडी वाटर का लगभग 66%। हाँ, अगर 66 के जगह 70 भी है तो भी आपको सही मानना है। 66 मतलब पत्थर की लकीर नहीं है कि 66 है तो 66 ही है। ठीक है, 66 का अगर 70 भी बोलता है तो 70 भी सही आंसर है, क्योंकि ये जो सारी प्रक्रियाएं जो चल रही है वो लगभग में चल रही है। लेकिन आपको जो मेजर क्वेश्चन ज्यादातर पूछा गया है ये 2/3 वाला कई बार पूछा गया है और 28 लीटर वाला कई बार पूछा गया है। बढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर कि एक्स्ट्रा सेलुलर सर कितना लीटर होता है, कितना परसेंट होता है, कितना पार्ट होता है। तो भाई 2/3 तो ले लिए, तो याद रखना यहां पे बच जाएगा 1/3। 1/3 मतलब अब 28 तो हम ले लिए थे इंट्रासेलुलर में, तो कितना बच्चा, केवल 14। तो याद रखना कि 14 लीटर, कितना, 14 लीटर। और परसेंटेज में अगर बात करें, ठीक है, तो परसेंटेज में बात करें तो यहां बच जाएगा लगभग 33%, या हम 30% भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड समझ आ गया, 2/3 पार्ट होता है, 28 लीटर होता है। एक्स्ट्रासेलुलर में 1/3 होता है, 14 लीटर होता है। जोड़ लेना पे 28 लीटर प्लस 14 लीटर, तो कुल मिला के 42 लीटर ही तो आया। तो देखो डिस्ट्रीब्यूशन मैंने इस प्रकार से कर दिया है। बढ़ते हैं, इंट्रासेलुलर का काम तो यहीं पे रुक जाता है, लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर की बात अभी भी खत्म नहीं हुई है। आगे हम बढ़ते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर की ओर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर में और क्या क्या होता है, मैंने बताया था कि एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, इसी में क्या होता है, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड होता है, और इसी में कुछ ट्रांससेलुलर फ्लूइड भी मौजूद होते हैं। तो देखो प्लाज्मा मौजूद होता है ना, ठीक है, प्लाज्मा। ठीक है, इंट्रावास्कुलर की अगर मैं बात करूं, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड की बात करूं तो वो लगभग होता है 3.5 लीटर के आसपास होता है। ठीक है, इसी में हम देखेंगे कि क्या होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मैंने बताया इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी तो होता है। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है तो लगभग वो 10.5 लीटर के आसपास वो होता है। ठीक है, और इसके आगे मैं बात करूं तो आगे देखते हैं हम लोग जो होता है ट्रांससेलुलर। क्या मैंने कहा, ट्रांससेलुलर। ठीक है, ट्रांससेलुलर तो सर ये क्या चीज है, तो भाई जितने भी आपकी प्लूरल कैविटी में फ्लूइड मौजूद है, पेरिकार्डियम में फ्लूइड मौजूद है, ठीक है, सेरेब्रो स्पाइनल कैनाल्स में जो फ्लूइड मौजूद है, आपके आई में जो फ्लूइड मौजूद है, जो साइनोवियल जॉइंट में फ्लूइड मौजूद है। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सीएसएफ कैनाल में जो मौजूद है, ठीक है, प्लूरल कैविटी में जो मौजूद है, पेरिकार्डियम में जो मौजूद है, साइनोवियल जॉइंट्स में जो मौजूद है, या आई में है जिसकी मात्रा बहुत ही कम या ना के बराबर होती है, हम कह सकते हैं इसका अमाउंट बहुत ही कम होता है। तो इस प्रकार से एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है डिफरेंट पार्ट में यहां पे हमने बांटने की कोशिश करी है।
उम्मीद है आपको टोटल जो बॉडी का फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन है ये समझ आ ही गया होगा। इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर बन जाएगा ये एक बनता है, ठीक है, दूसरा बनता है पार्ट वाला क्वेश्चन, तीसरा बनता है लीटर वाला क्वेश्चन, चौथा बनता है ये क्वेश्चन जो परसेंटेज वाला है, पांचवा बनता है इसमें पार्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, छठवा बनेगा लीटर वाला क्वेश्चन या परसेंटेज वाला क्वेश्चन, सातवां जो क्वेश्चन है, तो मेजर जो क्वेश्चन है वो यहीं से 7-8 क्वेश्चन आपको यहां से बन गए हैं। लेकिन आगे वीडियो में बने रहना, इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बताऊंगा वो आगे आ रहा है 4 क्वेश्चन। ये 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, इसलिए आप वीडियो को आगे बढ़ा मत देना, खत्म मत कर देना, ठीक है, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा गया है मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो उन 4 को हम देखते हैं। ये जुड़ा हुआ है इंट्रासेलुलर फ्लूइड से और एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं, मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, आयंस होते हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं कि इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर से रिलेटेड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं कि हर फ्लूइड के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद हैं, ठीक है, तभी तो हमारी बॉडी चल रही है, तभी तो जो केमिकल रिएक्शंस है वो हमारे अंदर हो रहे हैं और एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एग्जामिनर ये पूछता है कि जैसे कि मैंने बताया है सेल बताया, यहाँ पे सेल बताया है ना, तो सेल के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, मतलब इंट्रासेलुलर में कौन सा सेल प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा प्रेजेंट है और बाहर में कौन सा प्रेजेंट है, मोस्ट कॉमनली या ज्यादातर पाया जाता है या मोस्ट एबंडेंट हम बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट या मेजर है, ठीक है। तो इनसाइड में जैसे मैं बता दिया कि पोटेशियम मौजूद है, ठीक है, इनसाइड में, ठीक है, और हम बोल सकते हैं कि फॉस्फोरस प्रेजेंट है या फॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं। आउटसाइड में क्या प्रेजेंट है, तो सोडियम प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में बताता हूं 4 बातें, ये चारों बातों को आपको नहीं भूलना है, इस चीज को याद रखना कि इनसाइड में मैंने क्या बोला कि पोटेशियम प्रेजेंट है, फॉस्फोरस या फॉस्फेट प्रेजेंट है बोला, और बाहर में देखो क्या लिखा हूं यहाँ पे, सोडियम प्रेजेंट है और क्लोरीन या क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है। चार्ज देखना, इसमें पॉजिटिव लिखा है, इसमें नेगेटिव लिखा है, इसमें पॉजिटिव लिखा है, फॉस्फोरस जो होता है वो नेगेटिव होता है। जो हमेशा पॉजिटिव चार्ज लिए हुए आयन होते हैं, जैसे कि सोडियम, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम, ठीक है, जैसे कि पोटेशियम, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं? कैटायन। जो प्लस होता है, जो प्लस होता है वो होता है कैटायन, और जो माइनस होता है जैसे कि Cl माइनस होता है, फॉस्फेट जो होता है माइनस होता है, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन, ठीक है, एनायन। तो याद रखना, जो माइनस होता है वो एनायन होता है, जो प्लस होता है वो कैटायन होता है। तो दोनों चीजों को याद रखना। इससे 4 क्वेश्चन में अभी फटाफट आपको बताता हूं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था आपके समझने के लिए, एनायन और कैटायन को, ठीक है। मैं बार बार बोलता हूं कि स्टडी चाहिए, लेकिन स्मार्ट स्टडी चाहिए, हमको ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ना है, वही सेलेक्टेड चीजें पढ़ना है जो एग्जाम पे अक्सर पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। तो देखो इसमें पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं यहां पे, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं कि मोस्ट एबंडेंट मतलब प्रमुख कैटायन, ये मैं बता रहा हूं इंट्रासेलुलर फ्लूइड का, मतलब सेल के अंदर जो मौजूद होता है इंट्रासेलुलर में, ठीक है। तो इंट्रासेलुलर में मोस्ट एबंडेंट कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला कौन है, अभी जो पीछे चित्र बनाया था इसके पहले, तो उसमें मैंने बताया था कि क्या मौजूद है, पोटेशियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट कैटायन, मोस्ट एबंडेंट कैटायन, कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, प्लस वाला कौन पाया जाता है, तो पोटेशियम। अगर पूछा जाए एनायन, एनायन मतलब मैंने बताया कि भाई माइनस वाला, तो माइनस वाला मैंने क्या बताया, फॉस्फेट है ना, फॉस्फेट, या हम फॉस्फोरस के नाम से भी इसको जानते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनता है। दोनों क्वेश्चन कई बार एग्जाम पे पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना यहां पे है, ठीक है। इसकी नॉर्मल वैल्यू जो बताते हैं 3 से 3 से हम कह सकते हैं कि 5.0, ठीक है, 5 यहां मैं मिटा देता हूं, 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है, या मोल पर लीटर भी हम कह सकते हैं, या मिली इक्विवेलेंट पर लीटर भी हम बोल सकते हैं। मोस्ट एबंडेंट कैटायन क्या है, पोटेशियम होता है। नॉर्मल वैल्यू पूछे तो बता देना 3 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। मोस्ट एबंडेंट एनायन, एनायन नेगेटिव चार्ज पूछा जाए तो बता देना क्या, फास्फोरस या फॉस्फेट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो इसका जो वैल्यू होता है वो 3 से 4.5 mg पर dl होता है। ये mg पर dl मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, इसको याद रखना जरूरी है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है।
mgdl लिखा हूं तो mgdl ही है, वहां पे आपको मोल पर लीटर नहीं लिखना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। बढ़ते हैं, ये तो मैं बोला इंट्रासेलुलर में, तो सर एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या होगा? एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या क्या मौजूद है? तो यहां से भी तीसरा नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा क्वेश्चन? मोस्ट एबंडेंट से कंफ्यूज नहीं होता, मेजर भी बोल सकता है या इंपॉर्टेंट भी बोल सकता है ना। मोस्ट एबंडेंट कैटायन बोल रहा है, अरे कैटायन बोल रहा है, तो कैटायन एक्स्ट्रा सेलुलर में क्या प्रेजेंट है? मोस्ट एबंडेंट कैटायन कौन सा मौजूद है? फोटो में मैं चित्र में आपको बताया था कि भाई सोडियम प्रेजेंट है। क्या? सोडियम, और सोडियम को हम लोग लिखते हैं Na+ से लिखते हैं, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होता है? तो 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। तो मोस्ट एबंडेंट कैटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको ध्यान देना, ठीक है। मोस्ट एबंडेंट कैटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तो होता है सोडियम, होता है। नॉर्मल वैल्यू बता दिया मैंने, 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं कि मोस्ट एबंडेंट एनायन, एनायन मतलब क्या होता है? माइनस, कंफ्यूज मत होना, कैटायन मतलब प्लस, एनायन मतलब होता है माइनस। तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कौन सा होता है? मैंने बताया था क्या? Cl- है ना, ठीक है। क्लोरीन या क्लोराइड हमने बताया क्या? Cl- होता है। तो इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या होती है? 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ठीक है। 96 से लेके 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर इसकी नॉर्मल जो वैल्यू है वो होती है। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंट्रासेलुलर के अंदर कैटायन पूछा जाए तो पोटेशियम, इंट्रासेलुलर के अंदर एनायन पूछा जाए तो फॉस्फेट, एक्स्ट्रासेलुलर के अंदर कैटायन पूछा जाए तो सोडियम, एक्स्ट्रासेलुलर के अंदर एनायन पूछा जाए तो क्लोरीन। तो उम्मीद है ये 4 क्वेश्चन ना कई बार एग्जाम पे पूछा गया। आप अगर भरोसा नहीं होगा तो PR यादव की बुक, आप टारगेट हाई की बुक खोल के देख लो, जो बॉडी फ्लूइड से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा गया है। जब भी फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट से क्वेश्चन पूछता है तो ये 4 क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इसलिए इन चारों क्वेश्चन को हमको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपके जिपमर, RML और अभी शिलोंग का एग्जाम होने वाला है, DSSSB का जो एग्जाम है, तो इन चारों एग्जाम के लिए और आगे अपकमिंग ESIC का तो लेवल ही यही है कि 1 लाइनर क्वेश्चन पूछता है आपको, बहुत ही घुमा फिरा के प्रायोरिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ESIC नहीं पूछता है आपको, ऐसे ही 1 लाइनर एक लाइन में सिंपल क्वेश्चन दे देगा। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करने की जरूरत रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अगर मैं छोटे से कॉलम से मैं बताऊं तो बहुत ही आसान से मैं बताता हूं, इसको आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रकार अगर कैटायन और एनायन का एक कॉलम बना लेंगे तो ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं इसको बताता हूं, आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ लिख दिया है फ्लूइड, ठीक है। कैटायन तो सबसे पहले मैंने बताया था आपको इंट्रासेलुलर, तो इंट्रासेलुलर में, ठीक है। तो कैटायन मैंने बताया था पोटेशियम, एनायन बताया था फॉस्फोरस या फॉस्फेट हम बोल सकते हैं, ठीक है, माइनस होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर में मैंने बताया है यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे बताया था क्लोरीन या क्लोराइड। तो इससे आप कभी नहीं भूलेंगे, अगर ये चार्ट आपको याद रहेगा तो, ठीक है। कैटायन मतलब होता है प्लस लिख लेना और एनायन मतलब माइनस लिख लेना, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस प्लस। तो मेरे को पता है कि आपकी मेमोरी बहुत ही स्ट्रांग है और आप चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, और मुझे इस बात का एहसास भी है कि मैंने बहुत ही स्लो तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि मेरा फोकस उन स्टूडेंट्स पर है जिन्होंने किसी कारण से कोचिंग नहीं करी हुई है। तो उनको मेरी ये प्रायोरिटी बनती है कि मैं उनको बहुत ही धीरे धीरे सरल शब्दों में बार बार समझाऊं। तो ये तो अब समझ आ ही गया होगा, दुनिया की कोई ताकत इसको अब क्या कर नहीं सकती, भुला नहीं सकती है, आपको तो ये याद रहेगा ही, ठीक है। आधे घंटे की लगभग वीडियो हो चुकी है, तो आपको जाते जाते अब बस 2 मिनट आपसे लूंगा, ठीक है। 2 मिनट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, कई बार एग्जाम पे आया हुआ है, तो आप 2 मिनट तक से और बने रहिए, ठीक है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि अगर कुछ पाना है तो आपको तो टाइम देना पड़ेगा। बहुत लोग ऐसे हैं कि सब्र ही नहीं होता है ना, तुरंत वीडियो स्किप करते हैं। भाई स्किप करने से काम नहीं चलेगा, अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, सिलेक्शन लेना है ना, तो टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा कोई हम बोल सकते हैं कि ये चम्मच नहीं है कि इसको खा लो, गुलाब जामुन नहीं है कि बस जल्दी से खा लो अंदर चले जाए, आपको टाइम देना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतना ही ज़्यादा देर तक वो आपको याद रहेगा। किसी कंटेंट को जितने बार बार आप पढ़ोगे वो उतने ही लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय तक के लिए आपको याद रहेगा। आगे हम देखते हैं कि किन किन तरीकों से हम वाटर लेते हैं, ठीक है, कितना ml, ठीक है, और आउटपुट किन किन तरीकों से होता है। तो ये 2 चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, बहुत ही जल्दी मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा इसको, और इसके बाद इस वीडियो को हम ओवर कर देंगे। लेकिन इससे कई सवाल कई बार पूछा गया है। तो इनटेक में हम देखते हैं कि किस किस प्रकार से हम पानी लेते हैं, कितना अमाउंट में पानी लेते हैं। तो पहला हम देखते हैं इंजेस्टेड वाटर जो हम लेते हैं,
जो हम पानी लगभग पीते हैं वो कितना पीते हैं, तो वो हम पीते हैं लगभग 1200 से लेके 1500 ml, ठीक है। पानी जो हम पीते हैं एक दिन में तो लगभग 1200 से लेके 1500 ml तक का जो हम क्या करते हैं पानी लेते हैं। फूड के थ्रू जो हम लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो उसमें भी पानी का पार्ट होता है, ठीक है, उसमें भी क्या होता है पानी का पार्ट होता है। तो कितना होता है, वो होता है 800 से लेके 1100 ml तक क्या होता है इंजेस्टेड फूड में जो पानी। अब सर बोल रहे हैं सर खाना खा रहे हैं तो उसमें कैसे पानी प्रेजेंट है, भाई जो खाना खा रहे हैं उसमें भी पानी है, हमारा शरीर में पानी है, दिखता है क्या, नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि 60% पानी है। वैसे ही जो खाना खा रहे हैं ना सॉलिड पार्टिकल, उसके अंदर भी पानी जो है वो मौजूद है, ठीक है। और तीसरा हम देखते हैं कि मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन है ना, मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन। तो सर इसमें कितना हमको जो पानी है वो मिल जाता है, तो मैं बता दूं कि ये मिल जाता है हमको 300 ml। जो शरीर के अंदर जो प्रक्रियाएं चलती है, ठीक है, तो उससे भी पानी जनरेट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि लगभग 300 ml क्या होता है पानी होता है ना, ठीक है। तो हम टोटल जो अमाउंट अगर देखते हैं इनका, हम टोटल या सम करेंगे तो हम देखते हैं कि 2300 से लेके 2900 ml तक से हम पानी ले लेते हैं। इनटेक मतलब होता है लेना, ठीक है, इतना पानी हम लोग ले लेते हैं खाने से, पानी से, और जो ऑक्सीडेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके थ्रू हम लोग इतना कर लेते हैं। आउटपुट तो बाहर निकालते हैं, आउटपुट मतलब बाहर निकालना, कितना बाहर निकलता है, तो किडनी से। कई बार एग्जामिनर पूछता है कि किडनी से कितना होता है, भाई बताओ किडनी के थ्रू कितना होता है, तो आप बता देना 1500 ml होता है। सर कितना, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि किडनी के थ्रू कितना क्या होता है यूरिन का आउटपुट होता है, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। आगे हम देखते हैं लंग्स के थ्रू, इनसेंसिबल लॉस बोलते हैं, ठीक है, लंग्स से भी जाता है, हाँ बिल्कुल जाता है भाई, कितना 400 से लेके 600 ml तक से कहां से जाता है, लंग्स से। जो हम सांस लेते छोड़ते हैं ना, जो नमी होती है ना, तो नमी में भी पानी के कारण नमी होती है, ठीक है। तो 400 से लेके 600 ml तक से क्या होता है पानी का लॉस हमको होता है। सर स्किन के थ्रू भी होता है क्या, बिल्कुल, इनसेंसिबल लॉस थ्रू स्किन, तो वो होता है 600 से 800। अरे भाई पसीना निकलता है कि नहीं निकलता है, पसीना निकलता है, और स्किन में जो मॉइस्चर बना होता है ना वो भी तो पानी का ही पार्ट है। तो 600 से 800 ml एक दिन में, अगर जो व्यक्ति इस चीज को नहीं पढ़ा है ना वो कभी बता ही नहीं पाएगा, वो कल्पना नहीं कर सकता है कि 600 से 800 ml तो हमारा पसीना के रूप में हम बाहर निकाल दे रहे हैं या मॉइस्चर के रूप में बाहर निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो 600 से 800 जो इनसेंसिबल लॉस है स्किन के थ्रू हो जाता है ना। लास्ट हम देखते हैं जीआई ट्रैक्ट के थ्रू भी 100 ml का पार्ट लगभग बाहर निकल जाता है। तो टोटल जो हमारा आउटपुट आता है वो कितना आता है, तो वो आता है सर 2600 से लेके लगभग 3000 ml तक से हम पानी बाहर निकाल देते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस डेटा को आप याद रख लेना। इनटेक लेते किस किस प्रकार हैं और बाहर किस किस प्रकार से निकलते हैं, इसमें से तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये हर क्वेश्चन बनता है। आउटपुट की किडनी से कितना निकलता है, लंग्स के कितना निकलता है, स्किन से कितना निकलता है, जीआई ट्रैक्ट से कितना निकलता है, और जो हम लेते हैं अमाउंट वो भी कई बार एग्जाम पे पूछा गया है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मददगार साबित हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ऐसे ही इंपॉर्टेंट जो वीडियो है क्वेश्चन वाले और आपके लिए बनाया जाए तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और लाइक से भी ज्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक जरूर भेजें। मेरी प्रायोरिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने किसी कारण से, हो सकता है कोई किसी के पास पैसे नहीं है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, फैमिली को देख रहे हैं और वो कोचिंग के लिए टाइम नहीं दे सकते, कोचिंग के लिए पैसे नहीं दे सकते। तो मेरे उन्हीं स्टूडेंट पर ये जो मेरा वीडियो आगे का जितना भी वीडियो होगा उन पर ही मेनली फोकस होगा, क्योंकि कोचिंग में तो जो बच्चे जाते हैं ऑलरेडी कोचिंग के कंटेंट से सारा चीज पढ़ ही लेते हैं, लेकिन उन स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है जो किसी कारण से कोचिंग नहीं कर पाए हैं। और मेरी यही कोशिश है कि मैं बहुत ही सरल शब्दों में नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स एग्जाम निकालने के लिए आपको आसानी से समझा सकूं। मैं बहुत ही टेक्निकल या क्रिटिकल या घोर अंग्रेजी वाली टर्मिनोलॉजी का उपयोग यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादातर जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई करने के लिए टाइम जो है प्रॉपर वो ब्रेक नहीं दे पा रहे हैं कोचिंग इत्यादि में। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।